नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश कुमार विश्वकर्मा आज आपके लिए लाया हूँ हीट ट्रीटमेंट का नया चैप्टर। हीट ट्रीटमेंट का नया चैप्टर, हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार। कार्यशाला में धातुओं पर लगातार ऐसी इंजीनियरिंग प्रक्रिया की जाती है। मतलब कार्यशाला में धातुओं पर लगातार ऐसी इंजीनियरिंग प्रक्रिया की जाती है जिससे उनके अणुओं के बीच स्थापित अंतराणविक सामंजस्य बिगड़ जाता है। मतलब उनके जो आणविक सामंजस्य हैं वो क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अंतराणविक सामंजस्य मतलब कि उसके इंटरनल अणु, जैसे ठोस है, ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं ठोस के अणु, ठीक है ना। ठोस के अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, जिस कारण से उसमें सामंजस्य बल क्या होता है, उसमें सामंजस्य बल स्टेबल रहता है। लेकिन उसके अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है ना। धातुओं पर लगातार ऐसी इंजीनियरिंग प्रक्रिया की जाती है जिससे उनके अणुओं के बीच स्थापित अंतराणविक सामंजस्य बल बिगड़ जाता है, ठीक है ना। इसी कारण धातुओं के अणुओं के मध्य पुनः अंतराणविक सामंजस्य स्थापित करने के लिए जब उनके अंदर अंतराणविक सामंजस्य बल क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, तब क्या करते हैं, उन्हें पुनः अंतराणविक सामंजस्य, उनके मध्य पुनः अंतराणविक सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। मतलब जब अंतराणविक सामंजस्य बल क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, तब उनमें धातु जब बिगड़ जाता है, ठीक है ना। और इसी कारण धातुओं के अणुओं के मध्य पुनः अंतराणविक सामंजस्य स्थापित करने के लिए धातुओं क्या करते हैं, ऊष्मा उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, ऊष्मा उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, ऊष्मा उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, ऊष्मा उपचार किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, इनमें अंतराणविक सामंजस्य स्थापित करने के लिए धातुओं का ऊष्मा उपचार किया जाता है। धातुओं क्या किया जाता है, धातुओं का ऊष्मा उपचार किया जाता है। धातुओं क्या किया जाता है, ऊष्मा उपचार किया जाता है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि ऊष्मा उपचार, देखिए ऊष्मा उपचार वह विधि है, देखिए ऊष्मा उपचार वह विधि है जिसकी सहायता से, ऊष्मा उपचार वह विधि है जिसकी सहायता से धातुओं में उनकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन करके, मतलब उनकी आंतरिक संरचना, क्या कहने का मतलब यह है कि ऊष्मा उपचार, क्या ऊष्मा उपचार, रुकिए इसको मैं समझा दूं फिर मैं इसको अब डिटेल से बताता हूं। देखिए क्या लिखा है, ऊष्मा उपचार वह विधि है जिसकी सहायता से धातुओं में उनकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन करके, मतलब उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन करके उनके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। उनके किस में किया जाता है, यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। धातुओं के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन के लिए उन्हें भिन्न भिन्न तापमानों से पर गर्म व ठंडा किया जाता है। उन्हें भिन्न भिन्न तापमानों में ठंडा व गर्म किया जाता है। स्टील या अन्य धातुओं में ऊष्मा उपचार द्वारा कुछ आवश्यक गुण उत्पन्न किए जाते हैं जिससे उन पर मशीनी प्रक्रिया आसानी से की जा सके या उनका जीवन काल बढ़ाया जा सके। कहने का मतलब यह है कि देखिए यह कह रहा है कि ऊष्मा उपचार वह विधि जिसकी सहायता से धातुओं की आंतरिक संरचना में, मतलब ये कोई मैटर है, इसके आंतरिक संरचना में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसके इंटरनल चेंज हो रहा है। मतलब इसके इंटरनल जो
इंटरनल संरचना में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, करके उसके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, उसके यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। धातुओं के यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करने के लिए मतलब धातुओं में क्या, धातुओं में यांत्रिक गुण, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन करने के लिए भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म व ठंडा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। मतलब उसके यांत्रिक गुणों, उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी में उसके परिवर्तन करके उसके यांत्रिक गुण में क्या करते थे, यांत्रिक गुण में परिवर्तन करके उसके ठंडा और गर्म किया जाता है, क्या कहते हैं, ठंडा और गर्म किया जाता है, ठीक है ना, और उसका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। ये क्लियर हो गया आपको ये टॉपिक। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, इसका उद्देश्य पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि ऊष्मा उपचार का उद्देश्य क्या है, धातुओं की कठोरता या सामर्थ्य को बढ़ाना, उसकी धातुओं की कठोरता या सामर्थ्य को बढ़ाना, धातुओं के ग्रेन साइज में सुधार करना, धातुओं पर ठंडी अवस्था में कार्य करने, फोर्जिंग करने। देखिए धातुओं पर ठंडी अवस्था में, जैसे धातु ठंडी अवस्था हो गई, उस पर क्या कर रहे हैं, हम फोर्जिंग कर रहे हैं, वेल्डिंग करने की, ढलाई करने के लिए आंतरिक प्रतिबल को दूर करना, ठीक है ना। दूसरा क्या है, धातुओं की मशीनी योग्यता को बढ़ाना, स्टील में मार्टेनसाइड का सूत्र क्या होता है, Fe2cu के गोल व छोटे ग्रेन्यूल बनाना, धातुओं में ऊष्मा प्रतिरोधी, घिसाव प्रतिरोधी तथा संक्षारण प्रतिरोधी गुणों का विकास करना। ये इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हैं, ठीक है, इसके क्या है, आपके उद्देश्य हैं। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए शुद्ध आयरन, देखिए क्या कहता है कि शुद्ध आयरन या कच्चा लोहा एक मुलायम तथा तन्य धातु होती है। जो एक शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध आयरन व या कच्चा लोहा एक मुलायम धातु होती है। क्या होती है, एक मुलायम धातु होती है जिस पर ठंडा या गर्म करने जैसी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कहने का यह है कि शुद्ध आयरन या कच्चा लोहा एक मुलायम तथा तन्य धातु होती है जिस पर ठंडा या गर्म करने जैसी प्रक्रिया का कोई विशेष प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, ठीक ना। इससे हम ठंडा करें या गर्म करें, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब इसमें कार्बन की मात्रा, देखिए जब हम धातु कच्चा लोहा मुलायम तन्य धातु को क्या करते हैं, ठंडा या गर्म अवस्था में गर्म प्रोसेस से गुजारते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसमें क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा क्या है, नहीं है। जैसे ही हम कार्बन की मात्रा मिलाते हैं, क्या, जैसे ही हम कार्बन की मात्रा मिलाते हैं, कितना 0.5% कार्बन की मात्रा मिलाते हैं, तो एक विशेष तापक्रम तक गर्म करने व तेजी से ठंडा करने पर इसमें कठोरता उत्पन्न हो जाती है। देखिए जैसे हम 0.5% क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं। जैसे ही हम क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तो इसे एक विशेष तापक्रम तक गर्म करने व तेजी से ठंडा होने की इसमें कठोरता उत्पन्न हो जाती है, कठोरता आ जाती है। मतलब जैसे हम किसी भी धातु में क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें एक उसमें एक गुण आ जाता है, ठीक है ना। हार्डनेस का क्या हो जाता है, गुण आ जाता है। हार्डनेस की क्या जाती है, गुण आ जाता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये समझ में आ गया ना, हीट ट्रीटमेंट क्या कहलाता है, हीट ट्रीटमेंट क्या कहलाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी लिख लीजिए, इसके ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है। अब चलते हैं स्टील, स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, स्टील की संरचना। स्टील की संरचना में देखते हैं, देखिए स्टील की संरचना
स्टील लोहे और कार्बन से निर्मित मिश्र धातु है। स्टील जो है वह आयरन, लोहा और कार्बन से निर्मित क्या एक मिश्र धातु है। स्टील क्या एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम 0.5% तथा अधिकतम 1.7 तक विद्यमान होती है। मतलब कहने का यह है, स्टील क्या है, एक लोहा और कार्बन से निर्मित क्या है एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम 0.15% तथा अधिकतम 1.7% तक विद्यमान होती है। स्टील में आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुण प्राप्त करने हेतु उसका ऊष्मा उपचार किया जाता है। मतलब उसमें आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुण प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उसमें उसका ऊष्मा उपचार किया जाता है। इसके लिए स्टील को गर्म करके उसे एक निश्चित दर से ठंडा किया जाता है। इसको पहले मैं समझा लूँ, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एक निश्चित दर से क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक है ना, जिससे स्टील की विभिन्न संरचनाएं प्राप्त होती है। जिससे स्टील की क्या होती है, विभिन्न संरचनाएं प्राप्त होती है। ये संरचनाएं स्टील के गुणों में भी परिवर्तन कर देती है। मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है, ऊष्मा उपचार के दौरान या उसके बाद धातु के यांत्रिक कणों में होने वाले परिवर्तन को केवल माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। मतलब उसके जो यांत्रिक गुणों में परिवर्तन होता है तो किसके द्वारा देखा जाता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे देखा जाता है। चलिए समझाते हैं। क्या कहता है कि देखिए, क्या कहता है कि स्टील की संरचना, जो स्टील की क्या होती है, संरचना होती है, इसमें लोहा और कार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है। लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। जो स्टील होता है वह लोहा और कार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है। जिसमें लोहा कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, जिसमें लोहा 0.1% तक क्या पाई जाती है, लोहा पाई जाती है। और कार्बन कितनी पाई जाती है, 1.7। कार्बन कितनी पाई जाती है, 1.7। रुकिए कार्बन कितनी पाई जाती है, कार्बन 1.7% तक क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। लेकिन स्टील में देखिए, स्टील में आवश्यकता अनुसार उसके यांत्रिक गुण में प्राप्त करने के लिए, मतलब उसमें एक यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए उसे क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट उपचार किया जाता है, ऊष्मा उपचार किया जाता है। मतलब उसे क्या करते हैं, गर्म किया जाता है। गर्म करने के साथ साथ उसमें इस लोहा और कार्बन की, लोहा तो है अपने ऑलरेडी, उसमें क्या मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं। जैसे ही कार्बन मिला देते हैं तो उसमें एक यांत्रिक गुण उत्पन्न हो जाता है। हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है, उसमें यांत्रिक गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, यांत्रिक गुण उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए स्टील को गर्म करके एक निश्चित दर, देखो जैसे ही हम एक निश्चित तापमान तक क्या करते हैं, स्टील को गर्म करते हैं। स्टील को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। एक निश्चित तापमान पर स्टील को क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम स्टील को क्या करते हैं स्टील को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के साथ साथ निश्चित दर पर क्या करते हैं, इसे ठंडा कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो जैसे हम स्टील को गर्म किए और गर्म करने के बाद जैसे इसको ठंडा कर दिए, मतलब क्विंचिंग कर दिए, ठंडा कर दिए, तो क्या होता है, तो इसमें विभिन्न संरचनाएं प्राप्त हो जाती है। स्टील की हमें क्या प्राप्त होती है, विभिन्न संरचना प्राप्त हो जाती है। स्टील की हमें क्या प्राप्त होती है, विभिन्न संरचना प्राप्त होती है। किसकी, स्टील की, ठीक है ना। और संरचना स्टील के गुणों में भी विद्यमान परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसमें परिवर्तन, इसमें इसके संरचना में परिवर्तन कितना हुआ, इसके यांत्रिक गुण में परिवर्तन कितना हुआ, तो हम यांत्रिक गुण में कितना परिवर्तन हुआ, उसके यांत्रिक गुण में कितना परिवर्तन हुआ, उसको हम चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। स्टील की यांत्रिक संरचना में परिवर्तन के लिए, स्टील की यांत्रिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टील की यांत्रिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टील की यांत्रिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए किसका यूज करेंगे, अपन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर है ये, चलिए ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं अपन, रुकिए, चलिए अब पढ़ते हैं हम स्टील की संरचना के प्रकार।
अब उसमें क्या होता है, स्टील की संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्टील की संरचना में परिवर्तन होता है विभिन्न संरचनाएं प्राप्त होती है। मतलब कि विभिन्न स्टील की क्या होती है, विभिन्न संरचना प्राप्त होती है। स्टील की विभिन्न क्या प्राप्त होती है, संरचना। अब वो संरचना कौन कौन सी है देखते हैं, चलिए स्टील संरचना के प्रकार। तो पहला इसमें क्या है, पहला है आपका क्या, फेराइट, दूसरा सीमेंटाइट, तीसरा यूटेक्टाइट और चौथा हाइपर यूटेक्टाइट स्टील। मतलब स्टील की कितनी संरचना प्राप्त होती है, 4। स्टील की कितनी संरचना प्राप्त होती है, 4 संरचना प्राप्त होती है। कौन कौन सी, एक फेराइट होता है, एक स्फेराइट हो गया, सीमेंटाइट हो गया, यूटेक्टाइट हो गया और हाइपरटाइट। FUCH इसका ट्रिक है, FUCH। स्टील की कितनी संरचना प्राप्त होती है, स्टील की 4 संरचना प्राप्त होती है। कौन कौन सी, FCUH। F मतलब फेराइट, C मतलब सीमेंटाइट, U मतलब यूटेक्टाइट, H मतलब क्या होता है, हाइपर यूटेक्टाइट स्टील। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। स्टील की उसकी यांत्रिक संरचना के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है, उसके संरचना के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। पहला क्या है, फेराइट। पहला क्या है आपका, फेराइट। फेराइट क्या है, फेराइट स्टील की सबसे अधिक मुलायम संरचना होती है। जो फेराइट होती है, फेराइट स्टील की क्या होती है, सबसे मुलायम संरचना होती है, मुलायम। फेराइट जो होती है स्टील की मुलायम संरचना होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.8 से 0.5 होती है। कितनी होती है, 0.8 से 0.5 होती है, 25 होती है, तक होती है। फेराइट की यांत्रिक संरचना रवेदार होती है। जो फेराइट की यांत्रिक संरचना होती है वह कैसी होती है, रवेदार होती है। फेराइट की यांत्रिक संरचना कैसी होती है, रवेदार होती है, जिसमें चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, इसमें कार्बन की मात्रा जो है आपकी, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 0.08 से 0.025 तक होती है। जिसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होगी उसमें क्या रहेगा, चुंबकत्व का गुण रहेगा। क्या रहता है, चुंबकत्व का गुण रहता है। इस कारण से जो फेराइट है वह स्टील की सबसे अधिक मुलायम संरचना है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन 0.08 से 0.025 तक होता है। फेराइट की आंतरिक संरचना रवेदार होती है, जिसमें चुंबक के गुण विद्यमान होते हैं। दूसरा क्या होता है, सीमेंटाइड। सीमेंटाइड कार्बन आयरन के साथ रासायनिक रूप से मिलकर आयरन कार्बाइड बनाते हैं। देखिए जो सीमेंटाइड होता है वह कार्बन आयरन के साथ रासायनिक रूप से मिलकर आयरन कार्बाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आयरन कार्बाइड बना देते हैं, अर्थात सीमेंटाइड बना देते हैं। यह सबसे अधिक कठोर व भंगुर यौगिक होता है। यह सबसे अधिक कठोर और भंगुर यौगिक है। इसकी तनन सामर्थ्य बहुत कम कितनी होती है, 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इन संरचना में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अन्य संरचनाओं से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब सीमेंटाइड जो होती है वह कार्बन आयरन के साथ मिल करके क्या बना देती है, कार्बन और आयरन के साथ मिल करके क्या बना देती है, कार्बन Fe2C क्या बना देती है, Fe2C आयरन कार्बाइड। देखिए जब कार्बन और आयरन से मिलेगा, जब कार्बन आयरन से मिलेगा तब क्या बना देगा, Fe2C बना देता है। क्या बना देता है, Fe2C बना देता है। जब कार्बन आयरन से मिलेगा तब क्या बना देगा, Fe2C। देखिए कार्बन की कितनी मात्रा 1, आयरन की कितनी मात्रा 2, तो आयरन की 2 मात्रा, इस दोनों बैलेंस हो गए, ये भी दोनों बैलेंस हो गए, ठीक है ना। ये कार्बन आयोडाइड बना देता है, ठीक है ना। अब आता है यूटेक्टाइड। ये यूटेक्टाइड देखिए, इसमें यूटेक्टाइड में कार्बन की मात्रा कितनी रहेगी, सबसे ज़्यादा रहती है, 0.80 से 0.83 हो जाती है। इसमें क्या कहता है कि सीमेंटाइड शुद्ध आयरन तथा फेराइट के साथ मिलाकर पिराइड बनाता है। देखिए सीमेंटाइड शुद्ध आयरन के साथ मिलकर क्या बना देता है, फेराइट बना देता है। आयरन के साथ मिलकर के क्या बना देता है, फेराइट बना देता है और पियरलाइट बनता है। और क्या बनाता है, देखिए जैसे ही फेराइट के साथ मिलाकर पियरलाइट बनता है,
शुद्ध सीमेंटाइट शुद्ध आयरन तथा फेराइट से मिलकर पेरलाइट बनता है। जैसे जैसे हम आयरन में कार्बन की मात्रा बढ़ा देते हैं उसमें पेराइट की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम कार्बन की मात्रा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो पेराइट की मात्रा भी क्या होगी, पेराइट की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे हम कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे पेराइट की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। और तथा फेराइट की मात्रा कम होती जाती है तब कार्बन की मात्रा लगभग कितनी, जब फेराइट की क्या बोलता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि फेराइट की मात्रा कम होती जाती है जब कार्बन की मात्रा लगभग 0.80 से 0.83 हो जाती है। तो इस पेरलाइट की मात्रा बढ़ती जाती है तथा फेराइट की मात्रा कम होती जाती है। तो इस समय स्टील में 100% संपूर्ण पेरलाइट बनता है। तो क्या बनता है, 100% संपूर्ण पेरलाइट बनता है। यूटेटाइट स्टील निम्न प्रकार होते हैं। एक होता है हाइपर यूटेटाइट स्टील। हाइपर यूटेटाइट स्टील में कार्बन कितनी होती है, 1.8% से 2.1% कार्बन होती है, जिसमें सीमेंटाइट व पेरलाइट का मिश्रण होता है। ठीक है ना। ये इसका क्या है, डायग्राम। अब देखिए ये इसकी संरचना है। ठीक है ना। पेरलाइट प्लस सीमेंटाइट, पेरलाइट और सीमेंटाइट, ये हाइपर यूटेटाइट है। हाइपर यूटेटाइट स्टील, इस प्रकार के स्टील में 0.8 से कम कार्बन होती है। यह पेरलाइट तथा फेराइट का होता है। अब देखिए इसमें क्या है, पेरलाइट और फेराइट का मिश्रण है, जिसमें फेराइट शुद्ध है, फिर फेराइट पेरलाइट 0.13 है, फिर पेरलाइट मिल गया, फिर पेरलाइट और सीमेंटाइट मिल गया। ठीक है ना। इसका डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपका बन गया है, ये इसके कर लीजिएगा, देख लीजिए। और इसके आगे अपन नेक्स्ट पढ़ाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।